आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक तूफान था। एक ऐसा तूफान जिसने 1942 में पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लिया था और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस आंदोलन की परतें खोलते हैं। वो सिर्फ तारीखों और घटनाओं का ब्यौरा नहीं देते, नहीं, बल्कि उस जज्बे, उस गुस्से और उस रणनीति की पड़ताल करते हैं जिसने इसे भारत की आजादी का सबसे निर्णायक मोड़ बना दिया। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गहराई से ये समझें कि आखिर इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज को वो कौन सा पैगाम दिया जो वे अगले 5 साल तक नहीं भूल पाए, और क्यों इसे आजादी की लड़ाई का आखिरी महासंग्राम कहा जाता है, खासकर बिहार के संदर्भ में जो हमारे स्रोतों के मुताबिक इस विद्रोह का धधकता हुआ केंद्र था। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये आंदोलन पहले के आंदोलनों से बहुत अलग था। सविनय अवज्ञा या असहयोग आंदोलन में एक केंद्रीय नेतृत्व था, एक तय कार्यक्रम था, हाँ, एक ढांचा था। लेकिन 1942 का आंदोलन एक ज्वालामुखी की तरह फटा, जिसकी कमान सीधे आम लोगों के हाथ में आ गई थी। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक सामाजिक और भावनात्मक विस्फोट था। तो चलिए इसी विस्फोट के कारणों से शुरू करते हैं। आखिर 1942 के साल में ऐसा क्या खास था? मतलब माहौल तो पहले से ही गर्म था, लेकिन उस साल ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश ने एक साथ करो या मरो का नारा बुलंद कर दिया? देखिए, इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजहों का एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक जबरदस्त संयोग बन रहा था। अच्छा? सबसे पहला और जो तात्कालिक कारण था वो था क्रिप्स मिशन की नाकामी। अंग्रेजों ने भारत को आजादी का एक अधूरा और खोखला वादा थमाया, जिसे कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल, इससे लोगों को साफ हो गया कि ब्रिटिश सरकार इतनी आसानी से सत्ता छोड़ने वाली नहीं है। और इसी समय दूसरा विश्व युद्ध भी तो चल रहा था। हमारे स्रोत बताते हैं कि युद्ध का असर भारत पर बहुत गहरा पड़ रहा था। बहुत ज्यादा। एक तरफ जापान बर्मा तक पहुंच चुका था और भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, और अंग्रेज लगातार हार रहे थे। हाँ, अंग्रेजों की लगातार हार से लोगों का उनकी रक्षा प्रणाली पर से भरोसा उठ गया था। लोगों को लग रहा था कि अंग्रेज तो शायद हमें जापानियों के भरोसे छोड़कर भाग जाएंगे। ऊपर से भारतीयों से बिना पूछे उन्हें इस युद्ध में झोंक दिया गया था, जिसकी कीमत उन्हें महंगाई और जरूरी चीजों की कमी के तौर पर चुकानी पड़ रही थी। तो मतलब एक तरफ राजनीतिक नाकामी और दूसरी तरफ युद्ध का बढ़ता खतरा और आर्थिक बदहाली। हाँ, ये तो वाकई में एक विस्फोटक मिश्रण था। बिल्कुल, हमारे स्रोत यही बताते हैं कि ये आंदोलन ब्रिटिश कमजोरी और भारतीय हताशा के संगम पर पैदा हुआ। अंग्रेज युद्ध में बुरी तरह उलझे हुए थे और भारतीय वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ठहराव से बुरी तरह निराश थे। तो लोगों को लगा कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो गया। हाँ, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, सीधी कार्रवाई। और इसी माहौल में गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में वो नारा दिया जिसने इतिहास की धारा बदल दी, करो या मरो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐलान जंग था, है ना? ये गांधी जी के पूरे राजनीतिक जीवन का सबसे क्रांतिकारी कदम था। करो या मरो का मतलब बहुत साफ था। क्या था इसका मतलब? या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अब गुलामी में एक पल भी सांस लेना मंजूर नहीं। उन्होंने कहा था कि ये आजादी के लिए एक आखिरी और निर्णायक लड़ाई है, जिसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं। एक मिनट, यहाँ एक कमाल की बात है। हाँ। अंग्रेजों ने सोचा होगा कि सांप का सिर कुचल दो, हाँ। तो वो मर जाएगा। उन्होंने 9 अगस्त की सुबह सुबह गांधी जी, नेहरू, पटेल समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। पटना में राजेंद्र प्रसाद भी पकड़ लिए गए। तो फिर ये आंदोलन चला कैसे? यही तो बात है। इसे तो शुरू होने से पहले ही बिखर जाना चाहिए था। और यही इस आंदोलन की सबसे असाधारण और हैरान करने वाली बात है। अंग्रेजों का दांव उल्टा पड़ गया। नेताओं की गिरफ्तारी ने चिंगारी को आग में बदल दिया। अच्छा? ये आंदोलन किसी एक नेता का मोहताज नहीं रहा। ये एक स्वतः स्फूर्त यानी अपने आप भड़क उठने वाला जन आंदोलन बन गया। ये बात हैरान करती है क्योंकि कांग्रेस का पूरा ढांचा तो बहुत केंद्रीकृत था। तो क्या इसका मतलब यह है कि स्थानीय स्तर पर पहले से ही नेतृत्व मौजूद था जो बस एक मौके का इंतजार कर रहा था? ये एक बेहतरीन सवाल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये दोनों का मिश्रण था। अच्छा। ऊपरी तौर पर ये अराजक लग रहा था, लेकिन असल में स्थानीय स्तर के नेता, छात्र, किसान और मजदूर संगठन वो पहले से ही तैयार थे। जैसे ही बड़े नेता गिरफ्तार हुए, कमान इन लोगों ने संभाल ली। मतलब नेतृत्व किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहा? नहीं, बल्कि पूरी जनता के पास आ गया। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, मजदूरों ने फैक्ट्रियों में हड़ताल कर दी। ये गांधीवादी आंदोलनों की तुलना में कहीं ज्यादा व्यापक और असरदार था। तो जमीन पर इसका स्वरूप कैसा था? ये विद्रोह असल में दिख कैसा रहा था? इसका स्वरूप बहुत आक्रामक था। ये सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। लोगों का निशाना क्या था? लोगों का निशाना सीधे तौर पर ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक थे। सरकारी इमारतें, खासकर थाने और कचहरियां, उन पर हमले हुए। हाँ, और उन पर तिरंगा फहराने की कोशिश की गई। रेलवे लाइनें उखाड़ दी गईं, टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काट दिए गए। मकसद साफ था, संचार व्यवस्था को ठप करके ब्रिटिश शासन को पंगु बना देना। और हमारे स्रोतों में समानांतर सरकारों यानी पैरेलल गवर्नमेंट्स का भी बार बार जिक्र आता है। ये तो ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती थी। ये इस आंदोलन का शिखर था। इसका मतलब था ब्रिटिश हुकूमत को पूरी तरह से नकार कर अपनी खुद की सरकार चलाना। और ये हुआ? हाँ, उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में कुछ दिनों के लिए एक पूरी तरह से स्वतंत्र सरकार बनी।
उन्होंने जेल के ताले तोड़कर कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया। मतलब ये सिर्फ सांकेतिक नहीं था? नहीं, ये वास्तविक आजादी थी। आपने बंगाल के तामलुक में जातीय सरकार का जिक्र किया था, क्या इसका मतलब नेशनल गवर्नमेंट था? बिल्कुल, जातीय का यहाँ मतलब था राष्ट्र की। ये कोई जाति आधारित सरकार नहीं थी। तामलुक और मिदनापुर में बनी इस सरकार ने तो कमाल ही कर दिया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपनी खुद की पुलिस व्यवस्था बनाई, अपनी अदालतें लगाईं और यहाँ तक कि तूफान पीड़ितों के लिए अनुदान देने की व्यवस्था भी की। महाराष्ट्र के सतारा में भी एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार बनी थी। तो ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था? नहीं, ये ब्रिटिश राज के समानांतर एक पूरी शासन व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश थी। चलिए अब उस इलाके की बात करते हैं जिस पर हमारे स्रोत सबसे ज्यादा जोर देते हैं, बिहार। ऐसा लगता है जैसे पूरे देश में अगर आग लगी थी तो उसका केंद्र बिहार ही था। वहां ऐसा क्या अलग हो रहा था? बिहार इस आंदोलन का दिल और धड़कन दोनों था। गांधीवादी आंदोलनों का केंद्र होने के बावजूद 1942 में बिहार का तेवर बिल्कुल अलग था। यहाँ विद्रोह की तीव्रता और उसका संगठित रूप देखने लायक था। और इसकी सबसे यादगार और दुखद घटना 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में घटी। हाँ, वो घटना जब कुछ छात्र सचिवालय की इमारत पर तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़े थे और उन पर गोलियां चला दी गई। हाँ, स्रोतों में उन 7 शहीदों के नाम पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है। और इस घटना ने पूरे प्रांत में जैसे पेट्रोल में आग लगा दी। इसके बाद तो विद्रोह और फैल गया होगा। हाँ, पटना सचिवालय गोलीकांड के बाद विद्रोह गांवों तक फैल गया। हर जगह रेलवे पटरियां उखाड़ी जाने लगीं, थानों पर कब्जे होने लगे। लेकिन बिहार की भूमिका सिर्फ इन खुले प्रदर्शनों तक ही सीमित नहीं थी। अच्छा, यहाँ आंदोलन ने एक नया भूमिगत और क्रांतिकारी रूप भी लिया। आप जयप्रकाश नारायण और आजाद दस्ता की बात कर रहे हैं? जी, ये कहानी तो किसी फिल्म की तरह लगती है। ये उससे भी ज्यादा नाटकीय थी। 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल की 17 फीट ऊंची दीवार? हाँ, 17 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए। ये एक बेहद साहसी और सुनियोजित कदम था। इसके बाद वो सीधे नेपाल के तराई के जंगलों में पहुंचे और वहां उन्होंने आजाद दस्ता बनाया। बिल्कुल, आजाद दस्ता का गठन किया। और इस आजाद दस्ता का मकसद क्या था? ये सिर्फ एक गुरिल्ला गुट था या इसका कोई बड़ा लक्ष्य था? इसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। मकसद था युवाओं को छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग देना। हथियार चलाने की, बम बनाने की। हाँ, उन्हें हथियार चलाने, बम बनाने और संचार लाइनों को नष्ट करने का प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि ब्रिटिश हुकूमत को लगातार परेशान किया जा सके। ये आंदोलन को लंबे समय तक जिंदा रखने की एक रणनीति थी। और राम मनोहर लोहिया जैसे नेता भी थे। हाँ, वो गुप्त रेडियो स्टेशन चलाकर लोगों तक खबरें पहुंचाते और उनका हौसला बनाए रखते थे। तो इस तरह बिहार में आंदोलन 2 स्तरों पर चल रहा था। एक जमीन पर जनता का खुला विद्रोह और दूसरा जमीन के नीचे संगठित क्रांतिकारी गतिविधियां। ये तो साफ है कि ये आंदोलन सिर्फ कुछ नेताओं या क्रांतिकारियों का नहीं था। आम लोगों की भागीदारी के बिना ये संभव ही नहीं था। हमारे स्रोतों में महिलाओं की भूमिका का भी जिक्र है। महिलाओं की भागीदारी इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी ताकत थी। और ये सिर्फ जुलूसों में झंडे लेकर चलने तक सीमित नहीं था, वे मोर्चे पर थीं। कैसे? स्रोत बताते हैं कि छपरा में शांति देवी नाम की एक महिला ने एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। जब पुलिस ने गोलियां चलाईं तब भी वो डटी रहीं। महिलाएं पुलिस की लाठियों का सामना करती थीं और जुलूसों में सबसे आगे रहती थीं। और वो भारतीय सिपाहियों से जो अपील करती थी वो तो दिल को छू जाती है। हाँ, ये बहुत असरदार रणनीति थी। वे सिपाहियों के सामने आकर कहती थीं, भाइयों हम पर गोली मत चलाओ, हम भी तुम्हारे अपने हैं। इस तरह की भावनात्मक अपील का असर भी होता होगा। हाँ, अक्सर काम कर जाती थी और कई बार भारतीय सिपाही गोली चलाने से हिचकिचाते थे। महिलाओं ने संदेशवाहक का काम भी किया और भूमिगत नेताओं को पनाह भी दी। जाहिर है इतनी बड़ी बगावत को देखकर सरकार चुप तो नहीं बैठी होगी। उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी? प्रतिक्रिया बेहद क्रूर और बर्बर थी। हमारे स्रोत बताते हैं कि सरकार ने दमन का हर संभव तरीका अपनाया। हवाई जहाजों से, मशीन गनों से गोलियां बरसाई गईं। हवाई जहाजों से? हाँ, गांवों पर सामूहिक जुर्माना लगाया गया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। अकेले बिहार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 15,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। 134 लोग मारे गए। और असल संख्या तो इससे कहीं ज्यादा रही होगी। यकीनन सैकड़ों घायल हुए। तो सरकार का दमन चक्र पूरे देश में चल रहा था। बिहार में तो हमने देखा कि क्या हुआ, लेकिन क्या हमारे स्रोत बताते हैं कि दूसरे औद्योगिक केंद्रों पर इसका क्या असर था? मैंने पढ़ा कि अहमदाबाद में कुछ बिल्कुल अलग हो रहा था। अहमदाबाद की कहानी अद्भुत है। एक स्रोत में अहमदाबाद को भारत का स्टालिनग्राद कहा गया है। स्टालिनग्राद? हाँ, और ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ कहती है। वहां के मिल मजदूरों ने 3.5 महीने लंबी हड़ताल की। ये आजादी की लड़ाई के इतिहास की सबसे लंबी हड़तालों में से एक थी। 3.5 महीने? हाँ, उन्होंने उत्पादन पूरी तरह ठप कर दिया, जो अंग्रेजों के युद्ध प्रयासों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि फैक्ट्रियों और मिलों में भी लड़ी जा रही थी। तो ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं थी, बल्कि अपनी ताकत दिखाने और ब्रिटिश व्यवस्था को हर मोर्चे पर चुनौती देने का एक तरीका भी था। बिल्कुल।
इसी सिलसिले में स्वराज ट्रेन की एक बड़ी दिलचस्प घटना का जिक्र है। ये क्या था? स्वराज ट्रेन लोगों के आत्मविश्वास और दुस्साहस का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिहार में कुछ क्रांतिकारियों ने कुछ समय के लिए एक पूरी ट्रेन पर ही कब्जा कर लिया था। पूरी ट्रेन पर? हाँ, उन्होंने उसे स्वराज ट्रेन नाम दिया और उसे अपने नियंत्रण में चलाया। वे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते, लोगों को आंदोलन का संदेश देते और उनका हौसला बढ़ाते। ये भले ही कुछ समय के लिए रहा हो, लेकिन इसका सांकेतिक महत्व बहुत बड़ा था। ये ऐलान था कि अब राज हमारा है। हाँ, तुम्हारे प्रतीक भी हमारे हैं। तो अब इन सारी बातों को समेटते हैं। 1944 आते आते अंग्रेजों ने इस आंदोलन को क्रूरता से कुचल दिया। हजारों लोग मारे गए, लाखों जेल में थे। तो क्या इसे एक विफलता माना जाना चाहिए? ये एक सीधा सवाल है। पर इसका जवाब शायद सीधा नहीं है। हाँ? ऊपरी तौर पर देखें तो ये अपने तात्कालिक लक्ष्य यानी अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने पर मजबूर करने में नाकाम रहा। लेकिन इतिहास को सिर्फ हार जीत के तराजू पर नहीं तोला जा सकता। तो फिर इसका असर क्या हुआ? इस आंदोलन का मनोवैज्ञानिक असर इतना गहरा था कि उसने ब्रिटिश राज की कब्र खोद दी। इसे थोड़ा और समझाइए। मनोवैज्ञानिक असर से आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत के इकबाल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इकबाल यानी शासन करने का नैतिक और मानसिक अधिकार। अच्छा। अंग्रेजों को यह समझ आ गया कि वे भले ही बंदूक के जोर पर कुछ और साल टिक जाएं, लेकिन अब भारतीय जनता पर शासन करना नामुमकिन है। दिलों पर से उनका राज खत्म हो चुका था। और इसने भारतीयों को भी तो एक बड़ा संदेश दिया होगा। इसने भारतीयों को और दुनिया को ये दिखा दिया कि भारतीय लोग अपने बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में भी आजादी के लिए एकजुट होकर किसी भी हद तक लड़ सकते हैं। इसने साबित कर दिया कि राष्ट्रवाद की जड़ें अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, बल्कि देश के हर गांव, हर खेत और हर कारखाने तक पहुंच चुकी हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने 1947 में मिलने वाली आजादी को एक तरह से अवश्यंभावी बना दिया। बिल्कुल। 1942 की सड़कों, खेतों और जेलों में ही 1947 की आजादी की नींव रखी गई थी। इस आंदोलन ने यह सुनिश्चित कर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अब हमेशा के लिए अस्त होने वाला है और भारत की स्वतंत्रता अब महज कुछ वक्त की बात है। हाँ, बस कुछ वक्त की बात। वाकई ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे भले ही उस वक्त जीता नहीं जा सका, लेकिन उसने आने वाली जीत तय कर दी। चलिए, आज की चर्चा को यहाँ रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये आंदोलन गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित था, लेकिन इसमें अभूतपूर्व हिंसा और सरकारी संपत्ति का विनाश हुआ। तो ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। जब आजादी के लिए एक जन विद्रोह बिना किसी बड़े नेता के मार्गदर्शन के सड़क पर उतरता है, तो अहिंसक विरोध और क्रांतिकारी कार्रवाई के बीच की वो महीन रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए, इस पर विचार किया जा सकता है।